आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार में आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम हल करने वाले हैं कार्यपत्रक 35 और 36। आइए सबसे पहले कार्यपत्रक 35 को हल कर लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये हमारे पाठ नेताजी का चश्मा से संबंधित है, जो कि आपको मिला है 29 सितंबर 2021 को। प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में हमने नेताजी की मूर्ति पर चश्मा नहीं दिखने पर हालदार साहब के मन में उठने वाले कौतूहल के गतिविधि के बारे में जाना। हालदार साहब परेशान हो जाते हैं जब नेताजी की मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं देखते। उनके मन में कौतूहल होता है, जानने की इच्छा होती है कि ऐसा क्या हुआ कि अब नेताजी की मूर्ति पर उनको चश्मा दिखाई नहीं देता। अब चलिए आज हम उससे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि लेखक हमें और क्या जानकारी देते हैं। गद्यांश पढ़कर प्रश्न हल कीजिए एवं अपनी जानकारी को पुख्ता कीजिए। यहाँ पर आप चित्र देख पा रहे हैं, स्वयं प्रकाश जी का ये चित्र है जिन्होंने इस पाठ को लिखा है। देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत बड़ी ही सुंदर कहानी ये है, और साथ में ये कहानी कैसी है, व्यंग्यात्मक कहानी है। हंसी हंसी में बहुत सारी ऐसी बातों का वर्णन किया गया है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है। आइए देखते हैं कौन सी पंक्तियां यहाँ पर दी गई हैं। पान वाला उदास हो गया, उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। जैसे ही हालदार साहब पूछते हैं पान वाले से कि अब मूर्ति पर चश्मा क्यों नहीं दिखाई देता, तो पान वाला भावुक हो जाता है और उसकी आंखों में नमी होती है, आंसू होते हैं। अपने आंसुओं को पोंछते हुए वो कहता है, साहब कैप्टन मर गया। और उसकी आंखों में नमी क्यों होती है, आंखों में आंसू क्यों आ जाते हैं? क्योंकि उसके मन में कैप्टन के प्रति सच्ची सहानुभूति थी। बार बार वो कैप्टन को देखता था, वो लंगड़ा था, बूढ़ा व्यक्ति था, किस तरह से अपनी आजीविका कमाता था, और उसकी मृत्यु पर उसको दुख होता है क्योंकि उसके मन में उसके प्रति सच्ची सहानुभूति थी। और कुछ नहीं पूछ पाए हालदार साहब। जैसे ही हालदार साहब को पता चला कि कैप्टन की मृत्यु हो गई है, कुछ नहीं पूछ पाए, बड़े ही शांत हो जाते हैं। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। रवाना हो गए यानी कि चले गए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है। होम करना यानी कि न्यौछावर कर देना। कैप्टन की मृत्यु का समाचार सुनकर हालदार साहब बहुत भावुक हो जाते हैं और साथ में मन ही मन सोचते हैं कि उस देश की, उस कौम का क्या होगा जो अपना सब कुछ न्यौछावर करने वाले का भी मजाक बनाती है। जैसा कि कैप्टन का मजाक बनाया जाता था, कैप्टन की देशभक्ति की भावना का कोई सम्मान नहीं करता था। यहाँ तक कि पान वाला कैप्टन के प्रति सहानुभूति तो रखता था, लेकिन फिर भी वो उसका मजाक बनाता था और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा, क्योंकि हालदार साहब जान चुके थे कैप्टन की मृत्यु हो गई है और कैप्टन ही मूर्ति पर चश्मा लगाता था। तो इस बार जो 15 दिन के बाद कस्बे से गुजरते हैं तो उन्होंने सोचा कि सुभाष की प्रतिमा तो होगी, नेताजी सुभाष चंद्र की मूर्ति तो होगी हृदय स्थली में। हृदय स्थली क्या होता है? प्रमुख स्थान। और किसी भी कस्बे में चौराहा प्रमुख स्थान होता है। जैसे हमारे शरीर में हमारा हृदय होता है, हृदय बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है, वैसे ही किसी कस्बे में चौराहे का महत्वपूर्ण स्थान होता है और वो हृदय स्थली। वैसे तो हृदय स्थली को हम केंद्र बिंदु भी कह सकते हैं, हम केंद्र स्थान भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रमुख स्थान से इसका अर्थ लिया गया है। तो यहाँ पर हालदार साहब सोचते हैं कि नेताजी की मूर्ति तो होगी, लेकिन आंखों पर चश्मा नहीं होगा, क्योंकि कैप्टन जो है, जो बार बार चश्मा बदलता था, अब वो नहीं रहा। मास्टर बनाना भूल गया, और जब मूर्ति को बनाया गया मोतीलाल मास्टर के द्वारा तो मास्टर बनाना भूल गया, और कैप्टन जो चश्मा लगाता था, वास्तविक चश्मा लगाता था, उसकी मृत्यु हो गई है। सोचा आज वहाँ रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। इस तरह से हालदार साहब ने सोचा कि मूर्ति की तरफ वो देखेंगे नहीं। हालदार साहब ने ड्राइवर से भी कह दिया कि चौराहे की मूर्ति के पास गाड़ी को रोकना नहीं है और हमें सीधे आगे बढ़ जाना है, क्योंकि वो मूर्ति को देखना नहीं चाहते थे। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। कुछ ऐसा देखा कि चीखे, रोको। जीप स्पीड में थी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। रास्ता
चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते न रुकते हालदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। हालदार साहब, जैसा कि उनको विश्वास था कि मूर्ति पर चश्मा नहीं होगा क्योंकि कैप्टन की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन वो हैरान रह जाते हैं कि मूर्ति पर तो चश्मा है, और कैसा चश्मा है। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। हालदार साहब भावुक हैं। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई, क्योंकि वो खुश होते हैं कि हाँ, देश का भविष्य, देश के बच्चे अभी भी देशभक्त हैं। उनके मन में अभी भी देशभक्तों के प्रति सम्मान की भावना है। कैप्टन की मृत्यु हो गई तो क्या हुआ, आज की युवा पीढ़ी, आज के बच्चे अभी भी देशभक्ति की भावना को मन में रख रहे हैं। और यहीं पर हमारे पाठ की, हमारी कहानी की समाप्ति हो जाती है, इसी विचार के साथ कि हाँ, अगर बच्चों के मन में देशभक्ति की भावना है तो हमारा देश सुरक्षित हाथों में जाने वाला है, हमारा देश कभी भी झुकने वाला नहीं है। इन सभी पंक्तियों के आधार पर आपसे प्रश्न पूछे गए हैं। बड़े ही आसान से प्रश्न हैं, और यहाँ पर इस बार सारे के सारे जो प्रश्न हैं वो बहुवैकल्पिक हैं, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं आगामी परीक्षा जो कि नवंबर में होने वाली है, सेमेस्टर 1 की परीक्षा है, वहाँ पर इसी तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे। आइए देख लेते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं और किस तरह के विकल्प दिए गए हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से एक सही विकल्प का चयन कीजिए। पान वाला उदास क्यों हो गया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछा भी जा रहा है ये। उसका पान नहीं बिक रहा था? ऐसा तो नहीं है। नेताजी की मूर्ति उसे अच्छी नहीं लगती थी? ऐसा भी नहीं है। नेताजी की आंखों पर चश्मा लगाने वाले कैप्टन की मृत्यु हो गई थी और इसीलिए वो उदास था। उसकी आंखों में पानी आ जाता है, आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसके मन में उसके प्रति सच्ची सहानुभूति थी। उसकी तोंद अचानक से कम हो गई थी? ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं है। तो सबसे सही विकल्प कौन सा है? ग। आगे है, हालदार साहब किस आदत से मजबूर थे? तो हालदार साहब को आदत पड़ चुकी थी, जब भी वो कस्बे से गुजरते थे तो चौराहे पर लगी नेताजी की मूर्ति को जरूर देखते थे। उनका मन अपने आप को रोक ही नहीं पाता था, और अंत में जब उनको पता चला कि कैप्टन की मृत्यु हो गई है, तब भी वो मूर्ति को देखना नहीं चाहते थे, लेकिन अपनी आदत से मजबूर होकर वो मूर्ति को देख ही लेते हैं। जब भी चौराहा आता, उनकी निगाहें नेताजी की मूर्ति की ओर उठ जाती। बिल्कुल सही है। उन्हें पान खाने की बुरी लत थी? ऐसा तो नहीं है। और वे पान वाले के अलावा किसी से भी पान खाना पसंद नहीं करते थे? ये तो बिल्कुल ही गलत है। हालदार साहब बार बार नेताजी की मूर्ति के सामने खड़े होकर राष्ट्रगान गाते थे? ऐसा भी नहीं है। बातों को भूल जाने की आदत थी? ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो सबसे सही विकल्प कौन सा है? आसान सा प्रश्न है, क विकल्प सही है। कस्बे से गुजरते समय हालदार साहब की मूर्ति में ऐसा क्या दिखा कि वे चीख पड़े? तो बड़ा आसान सा प्रश्न है। अंत में हमने देखा, क्या दिखा? मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा। तो घ विकल्प क्या है? सही है। मूर्ति टूटी हुई थी? ऐसा तो नहीं है। मूर्ति पर चश्मा नहीं था? ऐसा भी नहीं हुआ। मूर्ति गंदी थी? ऐसा भी नहीं था। जैसे ही हालदार साहब मूर्ति को नहीं देखना चाहते, लेकिन आदत से मजबूर होकर वो उनकी आंखें उठती हैं और मूर्ति को देखती हैं, तो मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा देखकर वो बिल्कुल हैरान हो जाते हैं, चीख पड़ते हैं और साथ में खुश भी होते हैं। बच्चों द्वारा नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा लगाना संदेश देता है। तो बच्चों द्वारा सरकंडे का चश्मा लगाना संदेश देता है कि देश की भावी पीढ़ी में भी देशभक्ति की भावना है। ये विकल्प सही है। अगले विकल्प भी पढ़ लेते हैं। सभी देशवासियों को अपने मन में देश प्रेम और देशभक्ति को बहुत प्रबल रूप से समाये रखना है। ये बात भी सही लग रही है। फिर भी बाकी विकल्प पढ़ लेते हैं। देशभक्ति समय आने पर स्वयं उमड़कर बाहर आ जाती है। ये बात भी सही लग रही है। तो हम कह सकते हैं कि बच्चे अगर मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा लगाते हैं तो भावी जो पीढ़ी है उसमें देशभक्ति की भावना है, और साथ में सभी देशवासियों को इससे सीखना भी चाहिए कि हमारे मन में देश प्रेम की भावना होनी चाहिए, और देशभक्ति समय आने पर स्वयं उमड़कर बाहर आ जाती है। कैप्टन नहीं रहा तो क्या हुआ? बच्चे जब कैप्टन द्वारा चश्मा लगाने की बात को देखते होंगे तो समय आने पर उनके मन में देशभक्ति की भावना जाहिर हो जाती है, उमड़कर बाहर आ जाती है। तो सभी विकल्प यहाँ पर सही हैं। घ विकल्प के साथ हम जाने वाले हैं उपर्युक्त सभी। आगे है, हृदयस्थली शब्द का तात्पर्य है। तो हृदयस्थली वैसे तो केंद्र कह सकते हैं, बीच में कह सकते हैं, हृदय में स्थान, ये भी सही है, बीच में भी सही है, दिल में भी सही है, लेकिन सबसे सही विकल्प पाठ के अनुसार हृदयस्थली यानी कि चौराहे पर, और चौराहा प्रमुख स्थान था। तो यहाँ पर हम किसके साथ जाएंगे? ख विकल्प के साथ जाएंगे, प्रमुख स्थान। हृदयस्थली में अगर मूर्ति स्थापित की गई है तो यानी कि बहुत ही प्रमुख स्थान है। चौराहे पर मूर्ति स्थापित की गई है जो कि कस्बे के बीचों बीच तो था, लेकिन साथ में प्रमुख स्थान था। तो बीच में सही लग रहा है, लेकिन हम किसके साथ जाएंगे? सबसे सही विकल्प कौन सा है? प्रमुख स्थान के लिए ये शब्द प्रयोग किया गया है।
ये कुल 5 हमारे प्रश्न दिए गए थे, बड़े ही आसान थे, आप इनका अभ्यास कर लेंगे। आइए साथ साथ हमारी दूसरी कार्यपत्रिका भी देख लेते हैं। ये हमारा कार्यपत्रक 36 है जो कि 1 अक्टूबर को आपको मिला है और ये हमारे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ से संबंधित है। आइए देख लेते हैं यहाँ पर किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। प्यारे बच्चों, पिछली बार की तरह आज हम हिंदी साहित्य के महान संत तुलसीदास जी के द्वारा रचित महान ग्रंथ रामचरितमानस के राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से ली गई चौपाइयों और दोहों का विधिवत अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर आपके सामने एक चौपाई दी गई है जो कि आपके पाठ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से ली गई है और आप अच्छे से जानते हैं इसके जो कवि हैं तुलसीदास जी हैं। तुलसीदास जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ रामचरितमानस लिखा है जिसमें कि कुल हमारे 7 कांड हैं, 7 अध्याय हैं और वहाँ से बाल कांड से ये हमारा पाठ लिया गया है। आप यहाँ पर कुछ शब्द भी देख सकते हैं, शब्दार्थ भी यहाँ पर दिए गए हैं और इसकी व्याख्या समझने के बाद आप यहाँ से पूछे गए प्रश्नों को हल कर सकते हैं। और जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं, आगामी परीक्षा में बहुवैकल्पिक प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, तो एक एक पंक्ति का अर्थ आपको स्पष्ट होना चाहिए, एक एक शब्द का अर्थ आपको पता होना चाहिए, क्योंकि प्रश्न कहीं से भी बन सकते हैं। आइए इसकी व्याख्या कर लेते हैं। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा। सो यानी कि वो कौन? जिसने शिव के धनुष को तोड़ा है। बिलगाऊ यानी कि अलग करना या अलग होना, कि वो अलग हो जाए या फिर उसको अलग कर दिया जाए। बिहाई समाजा, बिहाई होता है छोड़कर और समाजा यहाँ पर किसके लिए प्रयोग किया गया है? सभा के लिए। तो यहाँ पर परशुराम मुनि क्रोधित होकर कहते हैं कि जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है, यानी कि सो यानी कि वो, जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है उसको इस समाज से, इस सभा से क्या कर दिया जाए? अलग कर दिया जाए, यानी कि वो इस सभा को छोड़कर क्या हो जाए? अलग हो जाए। बिहाई यानी कि छोड़कर, बिलगाव यानी कि अलग कर देना या अलग से आ जाना। नैते मारे जेही सब राजा। नैते यानी कि नहीं तो मारे यानी कि मारे, जेही मतलब जाएंगे, सब राजा यानी कि सभी राजा जो इस सभा में मौजूद हैं। तो परशुराम मुनि बहुत ही क्रोधित है और क्रोध में आकर ये पंक्तियां कह रहे हैं। सुनी मुनि वचन लखन मुस्कुराने। लखन यानी कि लक्ष्मण, मुस्कुराने यानी मुस्कुराते हुए, और मुनि के, परशुराम मुनि के इन वचनों को सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराते हुए बोले यानी बोलते हैं। परशुधर ही अवमाने। परशुधर ही यानी कि परशु को धारण करने वाले कौन है? परशुराम मुनि। और अवमाने क्या होता है? अवमानना करना यानी कि अनादर करना, अपमान करना। परशुराम मुनि का अनादर करते हुए कहते हैं, बहु धनुहि तोरी लरिकाई। बहु यानी बहुत सारे, अनेक, धनुहि यानी छोटे छोटे धनुष, तोरी यानी कि तोड़े हैं, लरिकाई यानी कि बचपन में, कि हे परशुराम मुनि, हमने बचपन में बहुत छोटे छोटे धनुष तोड़े हैं। कभू यानी कभी भी, न यानी कि नहीं, असी यानी इस तरह का, रिस यानी कि क्रोध, किन्ही यानी कि करना। गोसाई यहाँ पर किसके लिए प्रयोग हुआ है? गोस्वामी कह सकते हैं आप यहाँ पर, या फिर स्वामी कह सकते हैं। तो लक्ष्मण कहते हैं कि हे गोसाई, हे परशुराम मुनि, आपने इस तरह का क्रोध कभी नहीं किया। बचपन में कितने छोटे छोटे धनुष हमने क्या कर दिए थे? तोड़ दिए थे। यही धनु, यही मतलब इसी, धनु यानी धनुष, पर यानी पर, ममता यानी कि मोह, के ही यानी किस, हेतु यानी कारण, कि इसी धनुष पर इतनी ममता आप किस कारण से दिखा रहे हो, इतना मोह आप किस कारण से दिखा रहे हो। बचपन में तो हमने अनेक छोटे छोटे धनुष तोड़े हैं। सुनी रिसाई, सुनी यानी सुनकर, रिसाई यानी कि क्रोध करते हुए, कह यानी कहते हैं। भृगुकुल केतु, भृगुकुल यानी कि भृगु वंश में पैदा होने वाले, और उस वंश की केतु यानी कि ध्वज या ध्वजा के समान। भृगुकुल केतु यानी कि परशुराम मुनि, कह यानी कहते हैं, रिसाई यानी क्रोध करते हुए, सुनी यानी कि ये बातें सुनकर, किसकी बातें सुनकर? लक्ष्मण की बातें सुनकर। यहाँ पर अपरिचित शब्दों का अर्थ भी आप देख सकते हैं। बिलगाव यानी कि अलग करना या अलग होना, वचन यानी कि बातें, कभू यानी कभी भी, गोसाई यानी कि गोस्वामी, केही यानी किस, सुनी यानी सुनकर, अवमाने यानी कि अनादर करना, अपमान करना, रिस यानी कि नाराजगी या क्रोध आप कह सकते हैं, यही यानी इस, और भृगुकुल केतु यानी भृगुकुल के, भृगु वंश के ध्वज के समान यानी परशुराम मुनि का पर्यायवाची शब्द है। यहाँ पर आप संदर्भ सहित भावार्थ भी देख सकते हैं। आइए इसको भी जल्दी से पढ़ लेते हैं। राम की बातों को सुनकर परशुराम अत्यंत क्रोधित होकर कह रहे थे कि जो शत्रु के समान काम करता है उससे तो लड़ाई की जाती है। शत्रु के समान जो काम करता है, और किसने शत्रु के समान काम किया है? जिसने शिव के धनुष को तोड़ा है। तो वो कोई सेवक नहीं है, कोई दास नहीं है। इससे पहले की जो हमारी चौपाई थी वहां से आप जोड़कर देख सकते हैं, बल्कि उससे तो मुझे लड़ाई करनी चाहिए। शिव धनु को तोड़ने वाला सहस्त्र बाहु के समान मेरा क्या है? शत्रु है। सहस्त्र बाहु समसो रिपु मोरा। तो इससे पहले की जो चौपाई थी उसमें सारी पंक्तियां हम पिछली कार्यपत्रिका में पढ़ चुके हैं। परशुराम जी आगे बोले, इसलिए उस व्यक्ति को इस सभा में, और आज की जो हमारी चौपाई है उसकी यहाँ पर व्याख्या आप देख सकते हैं। परशुराम जी आगे बोले, इसलिए यानी कि इसी कारण से, इन बातों के कारण से उस व्यक्ति को जिसने शिव के धनुष को तोड़ा है इस सभा या समाज से अलग कर दो, अन्यथा सभी राजा मेरे क्रोध के कारण मारे जाएंगे।
आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे लिखा गया है, तो यहाँ पर कुछ कुछ टाइपिंग एरर आप देख सकते हैं, तो कोई बात नहीं, आप इसके भाव को समझ जाएंगे। परशुराम मुनि के वचनों को सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराते हुए परशुराम जी का अपमान करते हुए बोलते हैं, अवमाने कह अवमाने, यानी कि अपमान करते हुए बोलते हैं, हमने बचपन में बहुत सारी धनुया होते हैं छोटे छोटे धनुष तोड़े हैं। लक्ष्मण परशुराम मुनि से कहते हैं कि हमने बचपन में बहुत सारे छोटे छोटे धनुष तोड़े हैं। और टैब यानी कि तब, यहाँ पर एडिटिंग प्रॉब्लम, टाइपिंग एरर आप कह सकते हैं, तब आपने कभी क्रोध नहीं किया। इस धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है, किस लिए है? यह सुनकर यानी लक्ष्मण की इन बातों को सुनकर भृगु कुल की ध्वजा के समान परशुराम जी और अधिक क्रोध करते हुए बोलते हैं। और क्या बोलते हैं वो आगे का जो हमारा दोहा है उसमें हम पढ़ेंगे। ये हमारा भावार्थ दिया गया था। आइए यहाँ से पूछे गए प्रश्नों को देख लेते हैं। बड़े ही आसान से प्रश्न हैं और सभी बहुवैकल्पिक हैं। 4 ही प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं। चलिए अब उपर्युक्त के आधार पर कुछ प्रश्नों को हल करके देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, परशुराम ने किस व्यक्ति को सभा से अलग करने को कहा? किस व्यक्ति को? तो यहाँ पर नाम नहीं लिया गया है, बल्कि उस व्यक्ति को, सो बिलगाव बिहाई समाजा, सो यानी कि वो जिसने शिव के धनुष को तोड़ा है। तो धनुष तोड़ने वाले के लिए यहाँ पर प्रयोग हुआ है। तो क विकल्प क्या है सही? लक्ष्मण नहीं, जनक नहीं, सभी को नहीं। किसने कहा बचपन में हमने बहुत सी धनुइया तोड़ी है, यानी कि छोटे छोटे धनुष तोड़े हैं, आपने इस तरह से कभी क्रोध नहीं किया। इस धनुष पर इतना मोह किस लिए है आपका? तो ये बात कौन कहते हैं? लक्ष्मण कहते हैं। किससे कहते हैं? परशुराम मुनि से। क्रोध का विलोम शब्द बताइए। विलोम यानी विपरीत अर्थ वाला, तो क्रोध का विलोम क्या हो जाएगा? बड़ा ही आसान है, प्रेम और क्रोध। क विकल्प क्या है सही है? सुनी मुनि वचन लखन मुसुकाने में कौन सा अलंकार है? तो ध्यान से देखने पर आप देख सकते हैं न, अंतिम जो वर्ण है, सुनी यानी कि न, मुनि यानी कि न, वचन यानी कि न, लखन यानी कि न और मुसुकाने यानी कि न। तो जरूरी नहीं जो वर्ण हमारा आगे ही आएगा, पीछे भी आ सकता है, बीच में भी आ सकता है। तो न वर्ण की बार बार आवृत्ति के कारण इस पंक्ति में हमारा कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। ख विकल्प क्या है सही है? तो ये कुल हमारे 4 प्रश्न दिए गए थे, बड़े ही आसान थे और साथ में महत्वपूर्ण भी हैं। आप इनका अभ्यास करेंगे। आगे आप एक गतिविधि भी देख सकते हैं। आप देख रहे हैं बहुत सारी कार्य पत्रिकाओं में आपको गतिविधि दी जाती है, जो कि आपको खुश होकर करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी सोचने समझने की शक्ति का विकास होता है और साथ में लिखित तौर पर अभ्यास करने से हम बहुत कुछ सीखते हैं। आप अपने दैनिक जीवन में भी कविता या गीत आदि सुनते होंगे जिसमें आपको तुकबंदी दिखती होगी। ऐसे ही तुकबंदी से कोई 8 पंक्तियों की कविता लिखिए। तो आप कोशिश कर सकते हैं एक छोटी सी 8 पंक्तियों की, 10 पंक्तियों की कविता बना सकते हैं। जो भी आपके मन में विचार आ रहे हैं उनको आप तुकबंदी की सहायता से कविता के रूप में पिरो सकते हैं। तो इसके लिए आपको अवश्य कोशिश करनी चाहिए। सभी बच्चे अपने हिसाब से इसके लिए कोशिश कर सकते हैं। आप देख सकते हैं तुलसीदास जी ने कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर दोहा चौपाई छंद का प्रयोग करते हुए पूरा का पूरा पाठ लिखा है और हम हैरान रह जाते हैं कि कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर मात्राओं की गिनती की गई है। दोहा चौपाई छंद में गिनती की मात्राएं होती हैं। तो हम कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि हम इतने अच्छे कवि नहीं हैं, हमें लिखने का अभ्यास नहीं है, लेकिन छोटी सी कोशिश तो बनती है। तो आप सभी को कुछ ना कुछ पंक्तियाँ लिखनी चाहिए जो कविता के रूप में है। तो इस गतिविधि को आप खुश होकर पूरा करेंगे। तो ये हमारे 2 कार्यपत्रक थे, 35 और 36। आशा करती हूँ सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। बड़े ही आसान थे और बार बार आपको अभ्यास करना है जब तक कि आपकी सेमेस्टर 1 की परीक्षा नहीं हो जाती। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण कार्यपत्रकों के साथ, कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश होकर अभ्यास करते रहिए। अभ्यास करना बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, अभी विशेष तौर पर हम सभी के लिए, क्योंकि परीक्षाएं आने ही वाली हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।